ओके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति जो है वो कोई एक दिन में आई हुई या लोगों के द्वारा अचानक सुबह जागे और कोई क्रांति कर दिया, ऐसा नहीं था। इसमें कई ऐसे कारण आपको देखने को मिलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण था जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति को सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं और इसे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। आगे चलते हैं। जब हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखने की जरूरत है कि 1857 की क्रांति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे एक्टिविटीज जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके द्वारा किए गए ऐसे ऐसे काम थे जिसके कारण उनकी पॉलिसी, उन्होंने एक तरीके से धीरे धीरे करके पूरे भारतवर्ष में ऐसी पॉलिसीज ला दी, ऐसे 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 चेंजेस ला दिए जिसके कारण जाकर के ये आग भड़का और अंत में जाकर के 1857 की क्रांति हुई। जब हम बात करते हैं पॉलिसीज और पीपल्स की कि मान लो कि ये हुआ और ठीक भी है, लेकिन हम हमारा जो एक सवाल है कि 1857 की क्रांति तो हो गई, लेकिन 1857 की जो क्रांति है उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजा रजवाड़े, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, सिपॉइस हो गए, पीजेंट्स हो गए, इन सभी ने इस लड़ाई में भाग लिया और वो अपने जो हक था, अपना जो उनका जो हक, उनकी जो सभी चीजें जो छीनी जा रही थी, और वो चाहते थे कि इस अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की और ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेट से, ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्हें मुक्ति मिले। ये जरूरी था उनके लिए। तो ये सोच करके उन्होंने, अगर अगर बेसिक बात पे जाएं तो किसान हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, सिपॉइज हो गए, और ये अपने अपने एरिया को लेकर के, उस पर्टिकुलर जोन को लेकर के जहाँ ये कमी आई थी, राजा की जो शक्ति थी वो कम हो रही थी, लैंडलॉर्ड्स थे, उनका जो जमीन था पुराने समय में, मुगलों के समय में जो उन्हें एक व्यवस्था दी गई थी, एक पूरी तरह से वंशानुगत लैंड जमीन जो थे मनसब मनसब के रूप में उन्हें दिया जाता था। वो अंग्रेजों के समय में उसे वंशानुगत न करके उसे एक कंपटीशन बेस्ड बना दिया गया कि अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपके पास रहेगा, अगर आप इतने टैक्स नहीं पे कर पाते या हमारा जो ये XYZ जो है वो पॉलिसीज को फुलफिल नहीं कर पाते तो आपसे लेकर के किसी और को हमें पॉइंट कर देंगे, ये बात थी। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या बातें हुई, और नवाब, स्टार्ट करेंगे राजा रजवाड़ों से। मध्य 18वीं शताब्दी का मामला है। राजा रजवाड़े जो हैं वो अपने पावर, जो शक्तियां हैं उनकी धीरे धीरे करके उनसे ले लिया गया था, या एक कंट्रोलिंग वे में पूरी तरह से उन पे कंट्रोल किया गया था। उनका जो जो रुतबा था, ऑथोरिटीज था, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था या खत्म होने के कगार पे था। उनकी जो स्वतंत्रता थी, रूलर्स की जो स्वतंत्रता, आजादी थी, वो एक तरीके से बंद करके रख गया था। जब सहायक संधि जो है उसमें जब उन्होंने साइन किया था, या सहायक संधि
अंग्रेजों की जो पॉलिसीज की बात की जाए कि वो राजा रजवाड़ों पे कैसे कैसे कर कंट्रोल करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, या सबसे पहला जो फर्स्ट अगर अगर पॉइंट डालते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि 1857 से पहले क्या क्या कारण थे जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो इसमें अगर सहायक संधि की बात की जाए, तो सहायक संधि एक पैटर्न था, एक वे था, जिसमें उसमें ये कहा गया था कि अ, आप अड़ोस पड़ोस में के जो राजा रजवाड़े हैं, उससे अगर लड़ाई होती है तो हम आपकी मदद करेंगे, उसके बदले में आप हमारी सेना को अपने राज्य में रहने खाने पीने और सारा भरण पोषण करेंगे। अपनी सेना को बर्खास्त करके हमारी सेना को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना की टुकड़ी थी, उसे रखने का, उसे उसका भरण पोषण का पूरा प्रबंध किया जाएगा। उसके लिए किलाबंदी की व्यवस्था वगैरह सब की गई थी। साथ में टैक्सेस थे, एरिया था, और साथ में ये कानून में पॉलिसीज में ये भी था कि अगर मान लो कि हमारी इन शर्तों को मानने से आप अगर भर भरपाई नहीं कर पाते या पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसी हालत में आपके राज्य को पर कब्जा कर लेंगे। तो सहायक संधि व्यवस्था ये थी। कई जो जगह थे, जैसे कि एग्जाम्पल है मैसूर और कई ऐसे राज्य जिसमें डायरेक्ट लड़ाई करके उसे जीता गया था। कुछ ऐसे थे जो कि राजा के मृत्यु के बाद उसका कोई वंशज नहीं था, मतलब औलाद, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, तो उसके अंतर्गत भी एग्जाम्पल है आपका सतारा हो गया, झांसी हो गया, और एक आध दो ऐसे और भी आपको मिल जाएंगे। तो ये राज्य थे जिसमें राजा की मृत्यु के बाद जैसे कि झांसी की रानी ने राजा की मृत्यु के बाद एक बच्चे को गोद लिया, तो उसमें ये मेंशन था कि आप गोद नहीं ले सकते, तो ऐसे करके उसने उसने उस राज्य को हड़पा। तो ये बोल सकते हैं हड़प की नीति। तो यहाँ पे हमने देखा तीन पॉलिसीज, किस तरीके से अंग्रेजों ने राज्यों को, भारत के अलग अलग क्षेत्र के राज्यों को पे कंट्रोल किया, उसको जीता। ओके। और एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो अवर टेरिटोरी को जो है सब्सिडरी अलायंस में 1801 में उसे साइन करके लाया गया, और 1856 में पूरी तरह से इसे फाइनली कैप्चर और इस पे कंट्रोल किया गया। ये हो गए नवाबों की बात, और ये हो गया अवध, उस समय का अवध। हम्म, वो छोटे छोटे जो राजे रजवाड़े थे उनकी बात हमने कर ली। अब चलते हैं मुगलों पे। औरंगजेब के बाद से 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, वहां से लेकर के 1857 आते आते, मीन्स जब बात करते हैं हम बहादुर शाह जफर की, वहां तक आते आते मुगलों की हालत बहुत खराब हो गई थी। राजा धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे, और उनके जो मनसब थे वो धीरे धीरे अपने एरिया में, प्रांतों में वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, और राजा के, मतलब मुगल के अंडर में ही रहते रहते वो राजा के पूरा का पूरा फैसिलिटीज वो एंजॉय कर रहे थे। और ये सभी चीजें जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उन्हें भी धीरे धीरे दिख रहा था कि ये मुगल जो है वो दिखाती कुछ और है कुछ और इसे अगर हमें कंट्रोल करना है तो इसके लिए कुछ पॉलिसीज को या कुछ चीजों को लाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया, उनके जो मुगलों के जो कॉइन्स थे, सिक्के थे, उसे खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के ढालने शुरू किए। पहला हो गया।
1849 में गवर्नर जनरल जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु होने के बाद उनकी फैमिली को लाल किला जो है छोड़ करके जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो 1856 होते होते गवर्नर जनरल केनिंग ने ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जो जफर हैं वो वो लास्ट मुगल एम्पेरर होंगे, और उनके बाद जो भी उनके राजकुमार हैं उनका जो टाइटल है राजकुमार रहेगा, वो एम्पेरर के रूप में नहीं जाने जाएंगे। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं मुगल डायनेस्टी का जो खात्मा है उसका सिग्नल था। तो मुगलों को भी या बहादुर शाह जफर को भी समझ आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसान, जमींदार और सिपाहियों के साथ क्या 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 कार्यवाहियां उनके ऊपर की गई। जैसे कि पीजेंट और जमींदार की बात करते हैं तो टैक्स प्रणाली हो गई। आर्थिक रूप से कई चीजों को लादना, स्पेशली जब टैक्स की बात की जाए तो टैक्स का रेट इतना हाई था। पूरे भारतवर्ष में तीन तरीके का व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था को लाया गया। टैक्स का एक प्रणाली था जिसमें मेंशन था कि आपको इतना तक मैक्सिमम इस पॉइंट तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी हालत में आप जो है जमींदार और आपका जो जमींदार हो गया या किसान हो गए, उनका जो जमीन है उनसे ले लिया जाएगा, ये उन्हें खो देंगे। तो जमींदार जो थे पहले मुगलों के समय के जमींदार और किसान थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि ये उनकी जमीन है, उनसे कोई नहीं ले सकता, उनका पुश्तैनी है और आगे आने वाली पीढ़ियां जो है उसके वंशज जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये पूरा का पूरा डिक्लेयर उन्होंने कर दिया था कि ये वंशानुगत नहीं होने वाला है। आपको जो है कुल मिलाकर के इतना मिनिमम तक आपको देना पड़ेगा, और ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड था। उन्हें ये कहा गया था कि आप एक्स तक या इस लिमिट तक या इतना परसेंट तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स नहीं दे पाते तो आपकी जमीन और जो लैंड है आपको उतना उतना तक देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको आपके वो जो जमीन है और जो जायदाद है वो उसको कैप्चर कर दिया जाएगा, आपको मैक्सिमम इतना तक देना ही पड़ेगा। तो कई कई कंडीशन में हुआ कि जमींदारों ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बेच करके वो जो टैक्स था उसे चुकाया था। ये सभी चीजें जो है उनका रुतबा, रवैया, ये सब चीजों को पूरा का पूरा खलल डाल रहा था, खत्म कर रहा था। तो इस सभी के कारण वो गुस्से में थे कि ये चीजें नहीं चलने वाली। अगर सिपाहियों और सैनिकों की बात करते हैं तो भारतीय सैनिक की तुलना में अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके पेमेंट अलाउंस एंड कंडीशन काफी काफी ज्यादा उसमें डिफरेंट था। अंग्रेजों को ज्यादा उनके रैंक्स, हायर रैंक्स जो थे अंग्रेजों को मिल रहे थे या अंग्रेजों को दिया जा रहा था। इंडियन सिपाही जो भारतीय सैनिक थे उनके जो रैंक्स थे लोअर रैंक्स पे इन्हें रखा जा रहा था। कई पॉइंट पे आप देख पाएंगे कि रिलीजियस सेंटिमेंट और बिलीफ के नाम पर भी इन्होंने विद्रोह किया। इसमें आप देख पाएंगे कि समुद्र पार जाकर के युद्ध करना या युद्ध लड़ने के नाम पर 1824 में जब बात आई कि आपको बर्मा में जाकर के आपको लड़ाई लड़नी है, समुद्र पार जाना है, तो इसमें कई सिपाहियों ने मना कर दिया था। इसके लिए उन्हें कई साल के इम्प्रिजमेंट दी गई थी, नौकरी वगैरह से बर्खास्त किया गया। 1856 आते आते एक नया कानून पास किया गया कंपनी की ओर से कि आपको ओवरसीज
ओवरसीज अगर आप इस जॉब में रहना चाहते हो तो आपको बाहर ओवरसीज आपको जाना कंपलसरी है। तो ये कंडीशन जो है उन्हें स्ट्राइक कर रही थी, क्योंकि समुद्र पार जाना जो था वो धर्म को नष्ट करना जो होता है ना, एक बिलीफ था कि अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो समाज से कट जाएंगे, धर्म हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ कई जो किसान थे वो सैनिक बन करके आए थे। तो किसानों की समस्या तो समझ में आती थी, साथ में गांव वगैरह में जब जाते थे और कई लोग जाते थे और वापस आकर के उन्हें सुनाते थे, तो उस सभी चीजों को लेकर के बहुत दुखी थे कि उनके अपने लोगों की हालत धीरे धीरे वो बद से बदतर होती जा रही है। इस कारण से भी, इस कंडीशन के कारण भी वो बहुत दुखी थे। तो ये सभी कंडीशन थे जिसके कारण धीरे धीरे उनके उनके अंदर जो है गुस्सा बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और अंत में जाकर के 1857 की क्रांति के रूप में वो फूट पड़ा। अंग्रेज जब आते हैं तो उन्होंने अंग्रेज जब आते हैं तो शुरुआती समय में वो केवल व्यापार करने के पर्पज से, उम्मीद से आए थे कि हमें व्यापार करना है और इस भारत से और उनके लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस व्यापार करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन धीरे 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 जब एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल और पूरे देश के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रोल वो करते गए, तो उन्हें समझ में आ रहा था कि अगर हमें यहाँ पे बसना है तो लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसी हालत में उन्होंने यहाँ के भारतवर्ष के अंदर उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से उन्होंने उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की। उसमें कुछ सुधार ऐसे थे जैसे कि सती प्रथा। सती प्रथा जिसमें पति की मृत्यु के बाद औरत को पति के साथ बांध करके उसको जला दिया जाता था। तो सती प्रथा के कंडीशन को खत्म किया गया कि सती प्रथा जो है एक कुप्रथा है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और साथ में विधवा पुनर्विवाह जो थी समाज में उस समय बिल्कुल ही चलन में नहीं था। तो विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था को लाने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत मदद की। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो अम, दयानंद सरस्वती जी उन्होंने इस इसे काफी आगे बढ़ाया, इसे प्रमोट किया। अगर अंग्रेजों की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के नाम पे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया। अंग्रेजी शिक्षा को अगर प्रमोट करने की बात है, अंग्रेजी की बात की जाए, तो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने और एजुकेशन सिस्टम को फैलाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज की हेल्प ली और उन्हें इस इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट किया। और साथ ही साथ ईसाई मिशनरी जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, ईसाइयत को, ईसाई धर्म को फैलाने में भी ईसाई मिशनरीज ने काफी काफी बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। और इसका ये परिणाम हुआ कि 1850 आते आते जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की बात की जाए तो इसमें एक रूल लाया गया और ये कहा गया कि अगर आप अपना धर्म बदल करके आते हैं तो आपका इनहेरिट एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है वो आपको उसमें आपका हक खत्म नहीं होगा, आपका उसमें राइट बना रहेगा। तो ये सभी चीजें थी। ये जो रिफॉर्म्स थे उसमें जो चेंजेस लाने की समाज के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की जो कोशिश की गई थी उसका परिणाम था कि लोगों के अंदर जो है गुस्सा बढ़ता चला गया। उन्होंने मतलब उनका कहना था कि ये हमारे आंतरिक मामले में इतना छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। लोगों की सोच अगर बदलने की बात की जाए तो पहले और आज के कंटेक्स्ट में भी देखें
तो सोच बदलना, ड्रास्टिक चेंज लाना इतना आसान नहीं है। अंग्रेजों ने ये कोशिश की, अंग्रेजों ने ये कोशिश की और उसका परिणाम हुआ कि ये और इसके कारण ये और उग्र हो गया। हम दो रिफॉर्म्स में सती सिस्टम एंड विडो रीमैरिज को देख पा रहे हैं। 1857 को आगे वो कैसे बढ़ा और कैसे मंगल पांडे से शुरू होने के बाद धीरे धीरे करके मेरठ की छावनी से दिल्ली तक आना, और दिल्ली के जो राजा है, मुगल बादशाह है, उन्हें हिट बनाना और धीरे धीरे उन वो सभी चीजों को आगे बढ़ाना, इन सभी चीजों को हम, और देश के कौन कौन भागों में ये फैला, इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में